साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। मैं हूं अंजू सिंह। देश की बड़ी आबादी का हिस्सा गांव में रहता है, यानी गांव में हमारे किसान रहते हैं, हमारे पशुपालक रहते हैं और उनकी आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे साधन हो जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। पशुपालन भी उन्हीं में से एक जरिया है जिसे अपनाकर हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन पशुपालन में उन्हें लाभ तभी होगा जब वो कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखेंगे, यानी खासतौर पर बदलते मौसम में कैसे अपने पशु को स्वस्थ रखें, उनका आहार कैसा हो, आवास कैसा हो, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए किस तरह की चिकित्सा होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पशुपालन से हमारे किसान अपने आप को आर्थिक रूप से और मजबूत बना सकते हैं, इसीलिए पशु को कहा जाता है पशुधन। यानी कृषि में कई बार जब विपरीत स्थिति होती है तब यही पशुधन उन्हें उस मुश्किल घड़ी से उबारता है। इसीलिए हमारे किसानों, पशुपालकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो वैज्ञानिक विधि को समझे, बदलते समय, बदलते मौसम के साथ पशुपालन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कौन सी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए ताकि उन्हें और बेहतर इसके परिणाम मिले, इसी के बारे में आज के विचार विमर्श में हम चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की इस रिपोर्ट पर। लेकिन जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे डॉक्टर केएमएल पाठक जी, आप पूर्व कुलपति हैं वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा से। हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह यादव जी, जो कि सहायक महानिदेशक हैं कृषि शिक्षा ICAR में। और हमारे साथ असीम रावत जी हैं जो कि फाउंडर है हेथा। और असीम जी की बात करें तो उनके पास 100 देसी गाय हैं, यानी पशुपालन के क्षेत्र में ये काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं। उनके निजी अनुभव के बारे में भी हम आज के कार्यक्रम में यानी विचार विमर्श में समझेंगे। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि एक हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम तमाम जानकारी को समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए कि कैसे पशुपालन से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। नजर डालते हैं इसी रिपोर्ट पर। पशुओं की देखभाल में सबसे जरूरी चीज होती है पशुओं के रहने की जगह और उनको दिया जाने वाला आहार। पशुओं के रहने के स्थान के बारे में बात करें तो ज्यादा गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल दें। ये परत गर्मी को रोकने का काम करती है। इससे पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। पशुओं को सीधी धूप से बचाने के लिए पशुशाला के मेन गेट पर खस या जूट की बोरियों के पर्दे लगाने चाहिए। पशुशाला की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फीट होना जरूरी है, जिससे पशुशाला में अच्छे से हवा आ सके और जा सके और छत की तपन से भी पशु बच सके। पशुशाला की खिड़कियों, दरवाजे और दूसरी खुली जगहों पर तेज गर्म हवा आती हो तो बोरी या टाट टांग कर पानी का छिड़काव कर दें। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशुशाला में पंखे, कूलर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जा सकते हैं। पशुओं के रहने की जगह को साफ सुथरी रखें। खाने पीने की नाद की समय समय पर चूने से सफाई करते रहें। पशुओं के रहने वाली जगह में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। हर पशु को उसकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएं। एक वयस्क गाय और भैंस को 40 से 50 वर्ग फुट जगह की जरूरत होती है। वहीं अगर आहार की बात करें तो गर्मी में पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। इसके 2 फायदे हैं। पहला, पशु ज्यादा चाव से स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा खाकर अपना पेट भर लेता है। दूसरा, हरे चारे में 70 से 80-90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर पानी की पूर्ति करता है। गर्मी के मौसम में पशुओं की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनाए रखने में पशु आहार का अहम योगदान होता है।
पशुओं के संतुलित आहार में दाने और चारे का अनुपात 40 और 60 का रखें। बड़े पशुओं को रोजाना 40 से 60 ग्राम और छोटे बच्चों को 10 से 15 ग्राम नमक जरूर दें। सीधा नमक खिलाएं जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। ज्वार काटने से पहले खेत में 2 से 3 बार पानी लगाने के बाद ही खिलाएं। पशुओं को बिनौला, खल और खनिज मिश्रण दें। पशु को शरीर के भार के अनुसार ही खिलाना चाहिए। अगर अच्छे किस्म का और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो गाय को 1.0 किलोग्राम और भैंस को 1.5 किलोग्राम दाना दें। गर्भावधि के अंतिम 2 महीनों में पशु को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। पशुओं को रसोई की जूठन और बासी खाना बिल्कुल नहीं खिलाएं। पशुओं से दूध निकालने के बाद उन्हें ठंडा पानी पिलाएं। भैंसों को 3 से 4 बार और गायों को कम से कम 2 बार नहलाएं। तो वे आपने रिपोर्ट देखी और जिसमें हमने बहुत सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दी, और जैसे कि आपने अंत में भी सुना होगा रिपोर्ट में, जिसमें हमने कहा है कि गाय और भैंस को नहलाने को लेकर भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वो कैसे और स्वस्थ रह सकती हैं, और दोनों ही पशुओं की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। छोटे पशु, बड़े पशु, दुधारू पशु या फिर अन्य पशु जिनको आप मांस या फिर अंडे के लिए पालते हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर पाठक आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में जैसे हम मनुष्यों को भी देखते हैं कि हमारा खान पान बदल जाता है, हम अपने आवाज़ को लेकर भी कई तरह की तब्दीलियां करते हैं, उससे ठंडा रहने की कोशिश रखते हैं, हमारे जो परिधान हैं वो भी बदल जाते हैं। इसी तरह हमारे पशु को लेकर किस तरह की सावधानी या फिर बदलते मौसम के साथ सावधानी बरतना कितना आवश्यक है? अंजू जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से गर्मियों में हम लोग मनुष्य प्रभावित होते हैं, गर्मी से जब वातावरण गर्म हो जाता है, उसी प्रकार हमारे पशु, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, छोटे पशु हो, भेड़ बकरी हो या मुर्गी हो, ये सभी प्रभावित होते हैं। जब गर्मी आ जाती है तो जैसे हम अपने प्रधान बदलते हैं, आपने सही कहा, तो इन गर्मियों में ये पशु भी प्रभावित होते हैं। विशेषकर जो पशु दूध में हैं, जो दूध दे रहे होते हैं, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां गर्मियों में हो जाती है। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी आ गई है। उत्तरी भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है। राजस्थान में देखें, हरियाणा में देखें, वहाँ जो दिन का तापमान है और रात का जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर कम हो गया है अब। तो ऐसे में हमको आवश्यकता है, जैसे अभी आप कह रही थी कि हमारे पशुपालक भाइयों को ज़रूरी है कि जो आप पशुपालन करें या खेती जो भी करें वो वैज्ञानिक पद्धति से करें। तो अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति की जो हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम अपना रखरखाव, अपने बच्चों का रखरखाव रखते हैं, जब मौसम बदलता है तो कुछ वैज्ञानिक तरीके होते हैं। उन तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो पशु है वो गर्मियों में ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं या जो दूध देने वाले पशु हैं, उनका दूध उत्पादन नहीं घटेगा। तो ये सब चीज़ें गर्मियों में आपको ध्यान रखनी होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि पशु की उत्पादकता ना घटे। अगर हम मांस और अंडों के लिए पशुपालन कर रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन है, भेड़ बकरी पालन है, जिसे हम ऊन के लिए भी करते हैं, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं। और जो बड़े पशु, दुधारू पशु हैं, जिसमें गाय हैं, भैंस हैं, उनकी आवश्यकताएँ अलग हैं। तो इसके बारे में भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। बारी बारी हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ अजीत जी भी हैं, हमारे एक और मेहमान, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कृषि शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि अगर पशुपालन को कामयाब बनाना है तो बहुत ही बारीकी से इसे आगे बढ़ाना होगा। जब मौसम बदलता है और अब जब क्लाइमेट चेंज का एक दौर चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी उस वक्त गर्मी नहीं हो रही है, जब बहुत ठंड पड़ती थी उस वक्त उतनी ठंड नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ हो गई हैं। तो क्या लगता है कि हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें भी इस बदलते हुए मिजाज को देखते हुए थोड़ी चतुराई बरतनी होगी, थोड़ा उन्हें अपना खुद एक जो इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना होगा? जैसा कि आपने बताया कि पशुओं में गर्मी के जो प्रकोप है उसमें कुप्रभाव पड़ जाते हैं। अब आप बात इसकी करते हैं कि क्योंकि मनुष्यों में भी कुछ तापमान के बाद उनको असहन करने की एक प्रकार से लिमिट होती है। इसी प्रकार पशुओं में अगर हम बहुत ज़्यादा
उनको तापमान में रखेंगे तो उनके उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, साथ में उनकी जो रोग रोधक क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। और साथ में हम ये पाएंगे कि कई बार ऐसी अनेकों बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो इससे अपना पशुपालन एक प्रकार से लाभप्रद होने की बजाय ये हानिप्रद हो सकता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि बात आपने कहा, क्योंकि आज के समय में पशुपालन एक आजीविका बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत बनता जा रहा है, क्योंकि अपने देश में इस वक्त जो जोत लायक भूमि है उसकी एक प्रकार से कमी होती जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाके ज़्यादा उसमें एक प्रकार बनते जा रहे हैं। ऐसे में अपने को पशुओं के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे गाय या भैंस का पालन हो, उनके ऊपर विशेष ध्यान दें। और उनका ऐसे मौसम में जब ये बदल रहा है, जब उनको लगता है कि अभी अपने को इनके संबंध में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ताकि उनके द्वारा जो तापमान उनको सहन करने की ताकत वो एक प्रकार से बढ़ाई जा सके, और उनको ऐसे ऐसे साधन अपना सके अपने किसान भाई, ताकि उनका जो गर्मी का प्रकोप है उसको कम से कम किया जा सके। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हमें ऐसे साधन जुटाने में ज़्यादा पैसे भी खर्च न आए, वो सस्ते भी हों, टिकाऊ भी हों, और साथ में ऐसे साधन जो अपने पशुओं को जो विकट गर्मी का प्रकोप होने जा रहा है उनसे बचा सके। इसमें हमें विशेष बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, उसमें खान पान हो, उसमें टीकाकरण हो, उसमें अन्य सावधानियां हो, और साथ में उनके शेड जो बनाए जाते हैं, रहने के जो घर बनाए जाते हैं उनके संबंध में हो, या नवजात जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं उनको, उनके भी रख रखाव की विशेष सावधानियां हैं, वो सब अपनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि लागत भी ना बढ़े, यानी हमारे जो पशु हैं उनका आवास, उनका आहार बेहतर हो, लेकिन साथ ही साथ हमारे पशुपालकों की लागत भी ना उसमें वृद्धि हो। इसके बारे में हम असीम जी से बात करते हैं। असीम जी, क्योंकि आप क्यों पशुपालन से जुड़े हुए और आपके पास 1000 गाय हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा आपका फार्म होगा। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में आप केटल्स के साथ डील करते हैं, जब इतने ज़्यादा पशु हैं, वहाँ पर एक एक पशु का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपका एसेट है। तो किन नई तकनीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कि लागत भी ना बढ़ाए, जैसा कि अभी डॉक्टर अजित ने कहा कि लागत भी नहीं बढ़नी चाहिए, और इतने सारे पशुओं को मैनेज भी करना है, उनका प्रबंधन भी करना है, तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर किस तरह की स्थिति होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो एक गौपालक की एक्सपीरियंसेस में शेयर कर सकता हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक हकीकत है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हम क्या करें जिससे जो हमारा गोधन है, जो हमारा पशु है, वो परेशान कम हो, एंग्जाइटी उसको कम हो। तो कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मैंने खुद ओवर द इयर्स देखी हैं। पहला तो ये है कि आप जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, कोशिश करिए आप इंडिजिनस ब्रीड्स को पालिए। उनमें गर्मी सहने की, सर्दी सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, और मैंने उनको 50 डिग्री तक, मतलब जो हमारे देसी जो नस्लें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत आसानी से उस हॉट क्लाइमेट को या चेंजिंग क्लाइमेट को सह लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं, तो बीमारी कम होती है। जो रोग रोधक क्षमताएं हैं, इम्यूनिटी है उनकी, वो नेचुरली स्ट्रांग होती है। तो किसान को जो है बहुत मदद मिल जाती है इस चीज़ से। अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ, आप एक्जॉटिक ब्रीड्स जैसे हॉल्स्टन फ्रीजन काउज हैं, जर्सी काउज हैं, तो गर्मी बढ़ते ही आपको इनके फॉगर्स का इंतज़ाम करना है, कूलर्स का इंतज़ाम करना है, फैंस ज़रूर होने चाहिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हाँफने लगती हैं जो है, और गर्मी से स्ट्रोक भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप इंडिजिनस ब्रीड्स में नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जितना जितना आप इंडिजिनस ब्रीड्स की तरफ जाएंगे तो वो लाभ सीधा सीधा किसान को मिलेगा ही मिलेगा। फॉडर जो एक भाग होता है कि गर्मी में फॉडर चेंज हो जाता है, तो वो क्या करें, तो अब आप किस रीजन में हैं। अगर आप ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे आपको ज्वार की कुट्टी मिल रही है, बाजरे की कुट्टी मिल रही है, वो बेटर है विज़ कंपेयर टू भूसे की, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा होती हैं। ग्रीन फॉडर ज़रूर दें। समर्स में कोशिश करें कि अपने जो भी गोधन आपके पास अगर 70% नहीं है तो कम से कम 50% तक ग्रीन फॉडर कोशिश करें, जिसे हम हरा चारा कहते हैं। बिल्कुल, हरा चारा जो है वो उसको उगाएं, या तो हाइड्रोफोनिक्स का इस्तेमाल करें, या ऐसे और चारे अवेलेबल हैं, नेपियर ग्रासेस अवेलेबल हैं जो मल्टी कट हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है मेहनत की, मशक्क़त की ज़रूरत
मजबूत जी, नहीं है। यानी चारे की फसल भी है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, और जैसा कि आपने असीम जी बताया कि आपके पास तो 1000 गाय है, तो यहाँ पर यह भी आवश्यक होता है कि साल भर आपके लिए चारा उपलब्ध हो, अच्छा आहार पशुओं तक पहुँचे, और इसमें साल भर उगाई जाने वाली हरी फसलें जो हैं, जो चारा फसलें, वो अपना सकते हैं। मल्टी कटिंग यानी एक बार आपने काटा और खेत में लगी और फिर से वो बढ़ जाती है, जिन्हें फिर आप काट करके ले सकते हैं। तो जिसके बारे में असीम जी बता रहे हैं। पाठक सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत सबसे बेसिक चीज़ों से करते हैं कि कहाँ से बदलाव करें, क्योंकि शेड में भी पशु होते हैं, फिर कुछ समय बाहर भी हम बांधना पसंद करते हैं। पशुओं को भी ये चीज़ पसंद आती है जो जगह का बदलाव होता है। तो शुरुआत बदलाव की किस तरीके से करें, कैसे धीरे धीरे कि जो हमारे पशु एक्लेमेटाइज भी हो जाएं अचानक से, जैसे आपने पूरी तरीके से बदल दिया आवास, तो उससे भी कहीं नुकसान हो सकता है। बिल्कुल अंजू जी, देखिए पहला तो जो भाग है पशुपालन का, जब हमारे पशुपालक भाई रखते हैं तो पहला बदलाव तो रखना है, उनके करना है उनके शेड्स के बारे में, उनके आवास के बारे में। जाड़ों में जहां हम खिड़की दरवाजे बंद रखते थे, जहां हम कोशिश करते थे कि ठंडी हवा नहीं जाए अंदर, वो हमको उनका जो आवास है उसकी व्यवस्था ऐसी करनी है कि जो हमारे पशु हैं उनकी जो आवास है वहाँ पर जो हवा का आवागमन ठीक रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको जाड़ों में क्या कह रहे थे कि हम चाहते थे कि धूप जो है अंदर जाए। अब ये है कि डायरेक्ट धूप न जाए अंदर पशु के ऊपर, क्योंकि उससे उसका आवास और जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे सर अब जो मुख होता है जो उनके आवास का, उससे जहाँ तक मुझे पता है पूरब की तरफ रखना पूरब चाहिए, की तरफ सर्दियों में। बिल्कुल सर्दियों में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो आवास है पशु का, उसमें धूप सीधी न जाए, डायरेक्ट नहीं जाए। साथ ही साथ जो अब क्या होगा, अभी देखिए अभी मौसम में परिवर्तन आ रहा है, कुछ दिनों बाद कुछ राज्यों में लू की भी दशा आएगी, लू चलने लगेगी। लू की यानी गर्म हवाएं, थपेड़े चलेंगे, तो वो गर्म हवाएं, लू जो है अंदर डायरेक्ट पशुशाला में नहीं जानी चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी है। दूसरी व्यवस्था आपको कैसे कट करेंगे सर, जो ये हीट वेव्स आती हैं, गर्म हवाएं जो है, हवा भी जाए और गर्म भी ना हो, तो आपको इस तरह से करना है कि एक तो जो आपका जो आवास जो है, अब देखिए दोबारा आवास तो बनाएंगे नहीं आप, लेकिन उसके अंदर ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि जो है, जैसे मान लीजिए दिन में जो जब तेज गर्म हवा चल रही है तो थोड़ा उनकी जो खिड़कियां हैं वो बंद रखें, सुबह शाम खिड़कियों को खोलें, दिन में नहीं खोलें। दरवाजे भी बंद रखें, सुबह शाम खोलें दरवाजों को। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो 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 हमारी पशुशाला है, अंदर है जो आवास है उसका, वहाँ पर जो गाय का जो या भैंस का या जो बाकी पशु हैं उनका जो पेशाब है या मलमूत्र है वो इकट्ठा नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि गर्मियों में और जल्दी जो है वहाँ पर गंदगी रहने से और बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे कीड़े डेवलप करते हैं। तो आवास की आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सफाई की व्यवस्था हो। साथ ही साथ आवास में पानी के पीने की व्यवस्था, जिसमें अभी और हम आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि पानी की व्यवस्था भी इस तरह से करें कि जो जाड़ों में हम क्या कर रहे थे कि पशुओं को हम गुनगुना पानी देते थे। ये कहते हैं कि जाड़ों में बिल्कुल चिल्ड, मतलब बहुत ठंडा पानी नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर जो है चिल्ड भी नहीं देना है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको पानी देना है। आवास अगर हमने अच्छा कर लिया। सर सर्दियों में कहते हैं कि ताज़ा पानी दे पशुओं को, ठहरा हुआ ना दे, तो गर्मियों में तो मतलब जो रूम टेम्परेचर है वही, हाँ वही ठीक है। उसमें क्या होता था, वहाँ इसलिए कहते थे जाड़ों में क्योंकि जो ठहरा हुआ पानी ठंडा होता, वो बहुत ठंडा हो जाता है, तो उससे पशु को जो है नुकसान हो सकता है वो जो है। लेकिन इस समय पानी ठंडा नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, तो हम रूम टेम्परेचर पे पानी पिलाएं उनको, जानवरों को। और जो विशेष रूप से पहले जाड़ों में हम ये कहते थे कि 2 बार पानी पिलाएं, लेकिन गर्मियों में आपको अपने पशु को आवश्यकता अनुसार, साथ ही साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे लू का पानी की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए। तो आवास अगर आपने अच्छा कर लिया, क्योंकि आवास ही में अगर हमारा पशु स्वस्थ रहेगा तभी पशु का जो उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमें आवास पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ सुबह शाम ये आप देखिए, जैसे जैसे गर्मी आएंगी शाम को मच्छरों का, मक्खियों का प्रकोप भी होगा, तो आवास के बाहर आपको शाम को कुछ ऐसा व्यवस्था करनी होगी कि वहाँ मच्छर वगैरह, और खासकर जिस समय हम पशु का दूध निकालते हैं उस समय आपको ध्यान देना है कि जो बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं वो शाम को काटती हैं। क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जो है नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको जला सकते हैं, बाहर थोड़ा धुआं करें, ये प्राकृतिक रूप से जो है वहाँ ठीक करेगा। साथ ही साथ वहाँ पर कोई उनकी गंदगी नहीं होने दें, क्योंकि गर्मियों में ही ये मक्खियाँ जो है ये अंडे देती हैं वहाँ पर, अपने लार्वे देती हैं वहाँ पर, तो वो और
साथ ही साथ मच्छर भी पनपते हैं। तो आपको पशु को जो है उन चीज़ों से बचाना है, क्योंकि ये खाली खून ही नहीं चूसते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो मक्खियाँ हैं, साथ ही साथ इनके जो चीचड़ होती हैं, ये पशु का खून चूसने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी इनके अंदर इन्फेक्शन के सोर्स हैं। तो आपको अपने पशु को इनसे बचाना है। जो छोटे बच्चे हैं उनका आवास भी इस तरह से करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि आवास में भीड़ नहीं करनी है। भीड़ का मतलब ये नहीं है, भीड़ का मतलब ये है यहाँ पर मेरा कि जो पशुशाला आपका एक कमरा है उसमें ज़्यादा पशु नहीं रखें, और छोटे बच्चों को जो है बड़े पशुओं से दूर रखें। और विशेष रूप से जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको दूध पिलाने के बाद उनको दूसरी जगह पे जो उनका आपने आवास बनाया है वहाँ पर उनको शिफ्ट करें। ठीक है सर, तो ये बहुत अच्छी आपने बातें बताई आवाज़ से जुड़ी हुई। देखिए, आवाज़ तो आप हर बार बदलेंगे नहीं, लेकिन कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो कि तापमान और मौसम को देखते हुए आप कर सकते हैं, और वही आवश्यक है जानना। डॉक्टर अजीत, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी कई बार हो जाती है, और उस गर्मी के अनुसार ही आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि आपके पशु को कितने पानी की आवश्यकता है, किन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन स्वास्थ्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खास तौर पर जब हम बीमारियों की बात करते हैं। कई तरह के इन्फेक्शन भी गर्मियों में हम जानते हैं लग जाते हैं। तो बीमारियों को देखते हुए पहले हम दुधारू पशु की बात कर लेते हैं। किस किस तरह की बीमारी बढ़ते हुए तापमान के साथ पशु को घेर सकती है, और उसका निवारण कैसे किया जाए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि पशुपालक खास करके ऐसे मौसम में बहुत परेशानियों से जूझते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आपने प्रश्न पूछा कि ऐसे मौसम में पानी का क्या करें, क्योंकि पानी एक आवश्यक पार्ट है अपने पशुओं के आहार में। और उसमें ये ज़रूरी है कि गर्मियों में चाहे बड़ा पशु हो या छोटा पशु हो या मुर्गियाँ हों, उनमें आप जो अपना खास करके मुर्गियों के अंदर बात करें तो थोड़ा कम तापमान का पानी, अगर ठंडा पानी बार बार पिलाएं, 4-5 बार पिलाएं। ऐसे पशुओं को जो बड़े हैं उनको भी बार बार पानी का एक प्रकार से उनको पिलाने की कोशिश करें, ताकि उनको एक स्वच्छ पानी मिले, कम तापमान का पानी मिले। क्योंकि अगर तापमान पानी का भी अधिक है तो पशु के पहले ही बहुत ज़्यादा हीट का स्ट्रेस है, उसके साथ पानी पिएगा तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। जी। तो उसको ठंडा पानी पिलाने की एक प्रकार से अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आपने दूसरा सवाल किया कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी पनप सकती हैं जो कि पशुओं को बहुत ज़्यादा ग्रसित कर सकती है। आपने कुछ दिन पहले ये एक बीमारी के बारे में भी सुना, और बीमारी भी बताऊंगा मैं। एक अपनी लंप स्किन डिजीज़ थी, खुर पक्का मुंह पक्का एक ऐसा रोग है जो कि भयंकर रोग है। उसके पास हेमरेजिक सेप्टिसीमिया नामक एक रोग है। ये बड़े पशुओं के मुख्य रोग हैं। इससे के साथ साथ बकरियों में PPR नाम का, पोक्स नाम की बीमारी, ऐसे सूअरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर, और मुर्गियों में भी बहुत भयंकर टाइप की बीमारियां पैदा हो सकती है गर्मियों में, जिसमें रानीखेत है, गुम्बोरो रोग है, और ये सब मैरेक्स डिजीज़ है। ये क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जो इतनी ज़्यादा हानि कर सकती हैं। तो क्योंकि ये बीमारी गर्मी के साथ इसलिए आती हैं क्योंकि पशुओं में या मुर्गियों में उनमें रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है। उस कम होने के चक्कर में क्या है कि ये जो बीमारी पैदा करने के विषाणु कीटाणु वो एक प्रकार से उनके ऊपर अटैक करते हैं, और उनके शरीर की क्योंकि रोधक क्षमता कम हो जाती है उसमें बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी बीमारियों को रोकने के तरीके कैसे अपनाएं। अब इसके कई उपाय हैं, जैसा कि अभी असीम साहब ने बताया कि हमें खान पान पर देना चाहिए ध्यान। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर पाठक साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि आवास में हमें और पशुओं को शाम सुबह के जो सावधानी बरतने के तरीके कैसे होने चाहिए। अब दूसरा उपाय इसमें ये है कि हम इन पशुओं को बीमारी पशुओं के अंदर उत्पन्न न हो पाए, या मुर्गियों में हो या छोटे जानवर या बड़े जानवर। तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं उन पे भी ध्यान दें, और साथ में खान पान के अंदर भी कुछ थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, उन पे भी ध्यान दें। तीसरा ये भी करें कि एक अपने को डीवार्मिंग की कीड़े जो पनप जाते हैं इनके शरीर में, उनका डीवार्मिंग वो कैसे करें और कब करें, और ख़ास करके जब ऐसी गर्मी आ रही है तो उसमें समय पे करें। उनके बारे में भी आगे चल करके विस्तार से बताएंगे।
जी जी, तो जैसे कि आपने बताया जो कीड़े हो जाते हैं पेट में पशुओं में, उसके बारे में क्या करने की आवश्यकता है, पशु बीमार ना हो यानी उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत हो, इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। असीम जी, मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे कि सर ने भी बताया कि गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है पशुओं में, एक गर्मियों का अपने अलग तरह का स्ट्रेस होता है, सर्दियों में भी स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऐसे ही गर्मियों में भी। जब आप अपने पशुओं का प्रबंधन करते हैं तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? जी, तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, स्ट्रेस अगर कम होगा किसी भी गौवंश में, एनिमल में, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। मिल्किंग अगर एनिमल है तो वो मिल्क बेहतर दे पाएगा। एज ह्यूमन्स हम कम स्ट्रेस में होते हैं तो हम एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बेटर होती है। तो अपने हर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये देखा है ओवर द ईयर्स की नीम के पेड़ बहुत काम आते हैं। बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो जो एनिमल है, जो गौवंश है, वो खुला रहना पसंद करता है। कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आप अपने गौवंश को खुला रखें, उसको हवा लगने दें। पेड़ है अगर आपके पास छांवदार पेड़, तो उनका यूज़ करिए, उसके नीचे शेड बनाइए या उनको खुला रखिए उसके नीचे, और वो बहुत उसको एंजॉय भी करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। और आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं अपने गाय के या अपने गौवंश के या एनिमल के कि वो कैसा फील कर रहा है। इट्स ऑल देयर ऑन योर फेस जैसे कहा जाता है। तो ये एक ये चीज़ है। दूसरा, साफ़ पानी आपके पास हो हमेशा। मिनरल्स के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि नमक, जो सीधा नमक होता है, लाहौरी नमक होता है, उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स आप रख दें, और उसकी जो सॉल्ट इनटेक है वो लिख कर लेता है अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो नेचुरली जो चीज़ें हैं इससे आपका खर्चा कम होता है। वो चीज़ें अगर किसान करता है, गौपालक करता है, तो उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप वही चीज़ अगर खरीदेंगे, मेडिसिन आप खरीदेंगे, तो वो ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो यूज़ ट्रीज ग्रीन, जितने कवर आपके पास होगा वो बहुत अच्छा होगा। पानी रेगुलर साफ़ पानी जो है गौवंश को मिलना चाहिए। दूसरा, जो मिनरल मिक्सचर है या नमक जो बड़ा है उसको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि सॉल्ट निकलता रहता है, प्रेस्पिरेशन होती है, पसीना होता है, जैसे हमें वैसे ही कुछ जानवरों को। जी बिल्कुल, नमक की कमी ना हो, मिनरल से कमी ना हो, जो खनिज है वो शरीर में ना घटे, इसकी बहुत आवश्यक है इस बात का ध्यान रखने की। और सिम जी, एक चीज़, जैसे आप जल की बात कर रहे थे, जो पशु को हम पानी देते हैं, तो यहाँ पर जो कंटेनर होता है, जो बर्तन होता है जिसमें हम पानी पिलाते हैं, हम देखते हैं कि उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे सफाई भी नहीं होती, वही पानी बासी पानी होता है, फिर उसके ऊपर उसे रिफिल कर दिया जाता है। तो क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप जो है ना गंदा पानी रख दें और एक साफ़ पानी रख दें और आप अपने गाय को छोड़ दें, तो आप देखेंगे वो नेचुरली जाकर साफ़ पानी पिएगी। उसमें वो इंस्टिंक्ट है, उसमें वो समझ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर स्रोत है या जहाँ भी आप उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें चूना लगा हो। अगर आप चारों तरफ से खड़िया या चूने की लिपाई कर देते हैं तो वो अपने आप एंटीबैक्टीरियल होता है। दूसरा, उसको कैल्शियम मिलती रहती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो अगेन आपको कैल्शियम खरीदनी नहीं पड़ेगी अलग से जो पिलाते हैं आप। तो चूना सस्ता भी होता है, खड़िया सस्ती भी होती है, और लिपाई करने से वो सफ़ेद साफ दिखता है। साफ दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ दिखता है तो कोई गंदगी भी जाएगी उसके अंदर, तो वो भी दिखाई देगी कि हाँ ये गंदगी है, जिसे आप साफ भी कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही विचार विमर्श में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो डॉक्टर अजीत हमें कहे थे कि हमारे पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर होनी बहुत आवश्यक है। लेकिन वो होगा कैसे, जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज के विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में पशुओं का कैसे उचित प्रबंधन किया जाए, कैसे उनकी सही देखरेख हो ताकि पशु स्वस्थ रहें, उनकी उत्पादकता बनी रहे
और पशुपालकों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो। आइए बातचीत को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीत जी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजीत, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने कहा था कि ये तो बात हुई कि अगर पशु बीमार हो गए तो उनका इलाज कैसे किया जाए, बीमारी को कैसे पहचाना जाए, लेकिन ये हालात आए ही ना, इसके लिए आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। पशुओं में किसी तरह की कमी ना हो और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, बढ़ती रहे, वो कैसे होगा? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हम पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। अब इसमें दो बातें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो टीकाकरण से ठीक होंगी, कुछ बातें ऐसे हैं कि टीकाकरण से हमें कुछ और उपाय अपनाने पड़ेंगे। अब क्योंकि चाहे जानवर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनमें उनके शरीर में आमतौर पर कीड़े हो जाते हैं और वो कीड़े एक प्रकार से उनका भोजन का भी एक प्रकार से शोषण करते हैं और पशुओं को भी हानि पहुंचाते हैं, यानी जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट। तो हमें पशुओं में एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी डीवार्मिंग, ताकि उनके पेट से कीड़े मर सके और बाहर निकल सके, तो इसकी एक ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पाया है कि नवजात जो बछड़ा या बछड़ी है, बच्चा है, उसको जन्म देने के 5 दिन के अंदर कीड़े की दवाई पिलानी चाहिए, क्योंकि वो शुरू में उनके पेट में कीड़े पनप जाते हैं, एक बात। उसके बाद हर 3 महीने में पशुओं को कीड़ों की दवाई पिलानी चाहिए। और इसमें पाया गया है कि पशुपालन ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं पिला दें जिनके उनके कोई, जैसे कोई प्रेग्नेंट एनिमल है कि उनका कभी गर्भपात नहीं हो जाए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक अपने जो फैनबेंडाजोल नामक दवाई है, वो एक पशु चिकित्सा के परामर्श के बाद पशुओं को पिलानी चाहिए। और उसके साथ साथ क्लोजेंटोल एक और दवाई है जो कीड़े मारने की है, उसको भी आप पशुपालक पिला सकते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। एक तो ये बात है, और इनको 3-3 महीने पर इसको एक प्रकार से रिपीट करते रहें, एक बात। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कीड़े की दवाई मारने के कई और भी फायदे हैं। एक तो ये बीमारी पशुओं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। दूसरा, एक इसके साथ एक और बात है कि जब हम वैक्सीन करते हैं तो ये पाया गया है कि वैक्सीन का असर इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर पेट में कीड़े हैं तो इसलिए उसके 1 महीना पहले पशुओं को कीड़े की दवाई पिलानी चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन करनी चाहिए। अब क्योंकि आपने सवाल किया कि ऐसे हम कैसे पशुओं की रोग रोधक क्षमता बढ़ाएं, तो चाहे बड़ा जानवर हो, उसमें कुछ एक ऐसी वैक्सीन है जो कि एक अपने भारत सरकार के जो ये पशुपालन मंत्रालय है, इसके तहत भी कोई योजनाएं चल रही हैं जिसके तहत वो वैक्सीन फ्री हैं। अच्छा, जैसे सर कौन कौन से, वो भी बताते जाएं। उसमें सबसे मुख्य हैं जो आपने पूछा प्रश्न की कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें है खुरपक्का मुंह पक्का रोग, जिसको FMD बोल देते हैं। और ये वैक्सीन पशुओं में साल में 2 बार लगाई जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पशुपालक, कईयों को भ्रांति रहती है कि मेरी गाय या भैंस में अगर खुरपक्का मुंह पक्का की वैक्सीन लगेगी तो दूध कम हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें न छोड़ करके वैक्सीन जरूर करवाएं। ठीक है सर, पशुपालकों की तरफ से ही मेरा ये सवाल है। एक तो ये बात है कि पशुपालकों को लगता है कि उनकी उत्पादकता घट जाती कुछ समय के लिए, और साथ ही ये भी कहते हैं कि पशु बीमार हो जाता है, असहज हो जाता है, इस वजह से भी कई लोग घबराते हैं लगवाने से। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देखा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मान लो उसको एक फीयर टाइप का, शुरू में पशु को लगता है 1-2 दिन थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पशु में अगर ये बीमारी आएगी तो मृत्यु दर भी होगी और उत्पादन भी कम हो जाएगा। दूसरी, साथ में आपने पूछा कि और कौन कौन सी बीमारी आ सकती है, उनका वैक्सीन कैसा हो सकता है। ब्रुसेलोसिस एक बहुत भयंकर बीमारी है, उसका भी टीकाकरण ये लाइफ टाइम में पशुओं की एक बार होता है, और वो 4 से 6 महीने की जो बछड़ी है, फीमेल है, उसमें किया जाता है। उसके बाद इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक और वैक्सीन बकरियों की है, PPR रोग, इसका भी भारत सरकार की ओर से एक जो 3 साल के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिससे कि उसमें रोग रोधक क्षमता इसकी रहे। ऐसे कई सुअर पालक भी हैं, उनको भी ये ज़रूरी है कि CS क्लासिकल स्वाइन फीवर की जो वैक्सीन है वो 2 महीने तक लगाई जाती है, उसके 1 महीने बाद बूस्टर दिया जाता है, फिर उसके 3 महीने बाद ये वैक्सीन तीसरी बार लगाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मुर्गियों के अंदर भी अपने जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो बहुत ज़रूरी है, वो समय पे लगाना चाहिए। कुछ इसके तौर तरीके हैं, वो भी किसानों को समझने चाहिए कि भाई हम लगाते टाइम क्या करें और क्या न करें। और इसमें भी उनके ऊपर ये देखा गया है कि जब पशुओं को टीका लगाते हैं तो वो आज के समय में जब गर्मी बढ़ रही है
तो सुबह सुबह लगाएं। ऐसा नहीं कि 8, 9, 10 बजे के बाद जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पशु में पहले ही गर्मी का स्ट्रेस है और साथ में वैक्सीन का भी स्ट्रेस हो जाएगा, तो उसको सुबह सुबह लगाएं। साथ में ज़्यादातर टीके, क्योंकि ये एक प्रकार से टेम्परेचर सेंसिटिव है, जब भी टीके लगवाने हो ज़्यादातर तो पशु चिकित्सक लगाते हैं, लेकिन किसी को बाज़ार से खरीद कर भी लाने पड़ते हैं, तो उसमें अपने थर्मस में बर्फ़ रख कर ही लाएं ताकि ये ख़राब न हो। अन्यथा होता क्या है कि टीकाकरण तो हो जाता है, सप्लाई चेन में कई बार खराब हो जाते हैं। जी जी जी। डॉक्टर पाठक, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन बहुत इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक जैसे हालात आ जाते हैं, और हमारे कुछ पशु ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील है, जिसमें कुछ एग्जॉटिक जो नस्लें हैं, जो विदेशी नस्लें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, उस स्थिति में क्या करना चाहिए पशुपालकों को? देखो अंजू जी, अपने यहाँ देश में हर क्षेत्र में 2 तरह के पशुपालक हैं। कुछ पशुपालक जो है देसी नस्ल ही रखते हैं, और ये बात सही है, असीम जी ने अभी बताया कि हमारी जो देसी नस्लें हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, वो हाई टेम्परेचर को गर्मियों में बहुत ज़्यादातर उनमें सहने की एक प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है, जिसको हम क्षमता बोलते हैं, वो होती है। लेकिन जो विदेशी नस्ल की गाय है, विशेष रूप से एक्जोटिक ब्रीड हैं, जिसमें हॉलेस्टीन है, रेडेन है, जर्सी है, ये हमारे देश की जलवायु के हिसाब से ये नहीं रह पाती हैं, और इनको हमें एक्स्ट्रा ठंडा माहौल देना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पशुपालक भाई जिनके पास ये विदेशी नस्ल की या संकर नस्ल की जो गाय हैं या संकर नस्ल के और पशु हैं, वो ऐसा करें कि अपने पर जो हमारे जो आवास है वहाँ पर कूलर की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हीट, जैसा डॉक्टर यादव भी कह रहे हैं कि पशुओं में हीट अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेस है। ये जो गर्मी है उसको पशु जो है उसको स्ट्रेस के रूप में लेता है, और स्ट्रेस का सीधा प्रभाव पशु के उत्पादन पर पड़ता है। तो एक तो उन पशुपालकों को मैं सलाह दूंगा कि आप के पास अगर संकर नस्ल की गाय हैं या एग्जोटिक जो विदेशी गाय हैं, उनके लिए आप हीटिंग की व्यवस्था कूलर की व्यवस्था करें, ताकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा न लगे। विशेष रूप से दोपहरी में, जब दोपहर में टेम्परेचर जो है बाहर का तापमान काफ़ी 40, 45, 46, 48 भी हो जाएगा, उस समय पशु हाँफने लगता है, उसको लू लगने की भी के चांसेस रहते हैं। तो आपको उन्हें कूलर से उस आवास को ठंडा रखना है। साथ ही साथ जो आपने खिड़कियों पर जो धूप से बचाने के लिए जो आपने जो कभी कभी हमारे छोटे पशुपालक भाई, छोटे का मतलब जिनके पास कम पशु हैं, तो वो क्या कर, उनके वो बोरी के टाट वगैरह बना के उनके बाहर जो है उनकी खिड़कियों पे, तो उनको थोड़ा सा पानी से भिगो के रखें, ताकि उसमें जो हवा जाएगी अंदर, जब हवा जाएगी तो वो ठंडी जाएगी। साथ ही साथ कुछ पशुपालक भाई जो हैं जो आवास बनाते हैं, उनकी जो छत होती है उसको या तो जो है टीन की छत होती है या एस्बेस्टस की छत होती है। तो जब वातावरण गर्म होगा तो 10 और 11 बजे के बाद जैसे जैसे धूप तेज होती चली जाएगी, छत और गर्म होती चली जाएगी और वो उसका तापमान बढ़ाती जाएगी, तो जो आवास का अंदर का तापमान है वो बढ़ जाएगा। तो उसके बढ़ने से पशु को गर्मी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, छत पर जो है 4-5 इंच का जो है एक जो पुआल है या कुछ और जो हमारे चारे के जो बचे हुए वो है वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि जो छत पर, या आप जो है इवन जो बोरे हैं जो उसके उनको भी ठंडा करके ऊपर से डाल सकते हैं, ताकि जो आपका आवास है वो ठंडा रहे। पानी की जो हम बात कर रहे थे कि पानी क्योंकि गर्मियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एक तो गाय को आपको दिन में 1 या 2 बार नहलाना है, नहलाना जरूर चाहिए गाय को। और भैंस को तो विशेष रूप से सभी पशुपालक जानते हैं कि जो भैंस है उसकी मेटाबॉलिज्म में ऐसी है कि उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो भैंस को भी नहलाने का, पहले तो गांव में पोखरों का सिस्टम हुआ करता था, सुबह पोखर में छोड़ देते थे, दिन भर भैंस पोखर में रहती थी और वो शाम को आ जाती थी। तो यानी वो कोशिश करती थी कि मैं भैंस पानी में बैठ के वो हमारा टेम्परेचर कम रहे। तो अब पोखरें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, साथ ही साथ वो इतनी हाइजीनिक भी नहीं होती हैं। तो अगर आप गाय को 1 बार नहला रहे हैं तो मेरी सलाह है कि भैंस को दिन में 2 बार नहलाएं। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया था कि रिपोर्ट में भी आपने देखा, पशुपालक जो हैं और इस बात को जानते हैं। तो भैंस का ये देखा है हमने, वैज्ञानिक तरीके से ये पाया गया है कि जो भैंसें अगर दिन में 2 बार नहलाई जाती हैं, और विशेष रूप से जो ग्यावन भैंसें हैं या जिनमें जो दूध दे रही हैं, तो उनका उत्पादन बढ़ जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो पानी की जो बात अभी हो रही थी, मैं फिर कहूँगा कि पानी को हमेशा शुद्ध पानी देना है, गंदगी का पानी नहीं देना है।
अगर पानी बहती हुई कोई नदी है हमारे गांव के आसपास, आप वहाँ आराम से पशु को ले जा सकते हो, वो पानी पिला सकते हो। लेकिन जो पानी रुका हुआ है वो पानी खराब हो जाता है थोड़े दिनों बाद। पशुपालक सोचते हैं अरे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो गंदगी होती है, क्योंकि जो पशु वहाँ आसपास घूमते हैं वो वहाँ पर अपना मलमूत्र भी छोड़ देते हैं। तो पानी को आप देखो, साफ पानी होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, एक बात। साथ ही साथ जो आवास की हम बात करें तो आवास में जितना आप साफ सुथरा रखोगे, हम भी अपना रखते हैं, हम अपना जब घर साफ रखते हैं तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल आता है, तो पशु भी अगर साफ जगह रहेगा तो आपका उत्पादन ज्यादा और बढ़ेगा। वैसे भी सर कहा भी जाता है कि गंदगी बीमारियों को न्योता देती है, बीमारियों को न्योता तो देती है। चाहे वो हमारे आवास यानी जो हम अपने घरों में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से पशुओं के साथ भी इस बात का ध्यान रखना और दूध निकालने से पहले अंजू जी ये भी जरूरी है कि दूध निकालने से पहले जहाँ पशु आपका खड़ा होता है वो जगह भी साफ वो जगह साफ कर दी जाए। क्योंकि वो जो है, क्योंकि क्या होता है कि दूध निकलने के बाद पशु की प्रवृत्ति होती है, वो एक रिलैक्स हो जाता है, तो बैठता है। हालांकि हम ये इसको वैज्ञानिक तरीके से अच्छा नहीं मानते, हम हमेशा कहते हैं कि दूध निकलने के आध घंटे बाद ही आप अपने पशु को बैठने दीजिए। लेकिन पशु क्योंकि दूध निकलने के बाद उसको रिलैक्स फील होता है तो बैठने की कोशिश करता है, तो जब फर्श गंदा होगा, अच्छा वहीं स्वाभाविक है पशुशाला में फर्श ही गंदा होता है, तो आप दूध निकालने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी सफाई समय से उसको कर दी जाए। जी जी बिल्कुल, नहीं तो वो थन खुले होते हैं, इनसे इन्फेक्शन जा सकता है, उनको जो है रोग हो जाने के बहुत से चांसेस। असीम जी अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए जैसे कि हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, पशु का व्यवहार किस तरीके से बदलता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पशुओं में हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति बन जाती है, उनके क्या व्यवहार होता है, उनके हाव भाव कैसे बदल जाते हैं, या फिर किस तरह के संकेत पशुओं से मिलते हैं कि ये स्थिति गंभीर हो गई है? जी, तो बेसिकली अगेन इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए एक एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं और एक आपकी इंडिजिनस देसी जो है गौवंश है, चाहे उसमें भैंस हो चाहे गाय हो। तो अगर हम देसी गायों की बात करते हैं तो इसमें हमें आसानी ये होती है, एक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक वो सह लेती हैं, उसके बाद भी अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है तो सबसे पहले वो हाँफना होगा, मुंह से राल होगी, जो एनिमल है वो सुस्त हो जाएगा और वो बेचैन हो जाएगा, जो है ठीक है, पानी की तरफ देखेगा जो है। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स होंगी, होता सिमिलर है, वो हाफने लगती हैं, वो ज़्यादा जो है इजीली टू जो है फाइंड आउट होता है, क्योंकि उनका जो मतलब जल्दी पता चल जाएगा कि आप वो जो एनिमल है वो स्ट्रेस में है, डिस्कम्फर्टेबल है, वो उठ रहा होगा, बैठ रहा होगा जो है, और लेट जाएगा कभी जो है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको समझ में आ जाता है कि कुछ उसको डिस्ट्रेस या स्ट्रेस है। तो अगेन अगर आप एग्जॉटिक ब्रीड्स पालते हैं तो कोशिश करिए कि कूलर ज़रूर लगाएं और ठंडा रखें उसको जितना, क्योंकि वो बनी ही उसके लिए हैं और ठंडी जगह के लिए। और सजेशन ये है कि अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो इंडिजिनस ब्रीड्स, देसी ब्रीड्स से अच्छा कुछ भी नहीं। तो सर देसी जो ब्रीड्स हैं, जो हमारी देसी गाय हैं, हम दुधारू पशु की ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनमें किस तरह के संकेत होते हैं? तो देखिए जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे मुंह से झाग आना या मुंह खुल जाना, हाफने लगना, जैसे हम इंसान हाफने लगते हैं दौड़ने के बाद, तो लगभग वैसा ही सिम्टम आपको गाय में भी दिखेगा। आंखें रोल हो जाती हैं कई बार जो है, और वो उठेगा बैठेगा बार बार। तो वो जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि वो स्ट्रेस में है या वो परेशान है और हमें कुछ ना कुछ उसको रिलीफ देना है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अजीत मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए हम ये भी जानते हैं कि आप कितनी भी व्यवस्था करें, लेकिन जब आप बड़े स्तर पर पशुपालन कर रहे हैं तो हरे चारे की या फिर पोषक चारे की बहुत ज़्यादा जब गर्मी की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं कमी भी हो जाती है और उसमें कॉस्ट भी बढ़ जाती है अगर हम उसे उपलब्ध कराने की भी कोशिश करें। तो ऐसे में क्या उचित प्रबंधन है या फिर बीच का रास्ता है जिसे हमारे पशुपालक अपना सकते हैं कि पशु तक अच्छा चारा भी पहुंचता रहे, पोषक चारा भी पहुंचता रहे और साथ ही उनकी कॉस्ट भी बेहतर हो, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हो? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया कि हम खान पान पर कैसे ध्यान दें ताकि उसकी उत्पादन क्षमता भी बनी रहे, गर्मी को सहन करने की ताकत भी बनी रहे और साथ में बीमारी भी ना आए। अब क्योंकि आपने कहा कि ऐसे कौन से उपाय करें कि उनका हरा चारा उनको मिलता रहे कम कीमत पर, तो किसान भाई अपने इस सीजन में अपने खेतों में पशुओं के लिए कुछ एक ऐसे हैं, बरसीम है, लोबिया है, ये छोटे छोटे अपने खेत में बना करके 2-3-4 महीने इसमें निकल जाएं। इसके साथ साथ कई जगह गन्ने का भी जैसे खेती और उनके भी पत्ते इसमें किसान भाई एक प्रकार से चारा के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं बाजरा भी इस समय लगा सकते हैं जो 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगा, ज्वार भी लगा सकते हैं।
तो ताकि कि उनको एक चारे की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। ठीक है सर। और चारे में ये पाया गया कि क्योंकि पशुओं के अंदर अगर आप 50% तक भी चारा गर्मी में उनको उपलब्ध करा सकते हैं तो उसमें उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहेगी और पशुओं के लिए भी एक प्रकार से ये एक अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके सूखा चारा देने से उनकी उत्पादनता तो कम हो ही जाएगी, साथ में बीमारियां पकड़ लेंगी, क्योंकि इसमें कई टाइप के ऐसे मिनरल्स हैं जो हरे चारे से मिल जाते हैं और उनकी जो रोग रोधक क्षमता है वो भी बनी रहती है। ठीक है सर। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे छोटे जो बच्चे होते हैं, कटरा कटरी या बछिया बछड़े, उनको लेकर किस तरह की तब्दीलियाँ या फिर कहें सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है इस बदलते मौसम में, गर्मियों के मौसम में। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, देखते रहें विचार विमर्श। ऐसा कैसे कर सकते हैं बंटवारा? अरे कौन तय करेगा जी? कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिंदुस्तान में रहेगा? बेहतर यही होगा कि आज हमें जो 70-80% देश का हिस्सा मिल रहा है उसी को ले उसे हम मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में कैसे करें, पशु की देखभाल देखरेख कैसे करें ताकि वो स्वस्थ रहें और उनकी उत्पादक क्षमता जो है वो बनी रहे। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पाठक, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो कटरा है, कटरी हैं, बछिया है और बछड़े हैं, हम सर्दियों में देखते हैं कि बेचारे बहुत, उनमें सर्दी जुकाम होना, इस तरह की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां हो जाती हैं। गर्मियों में इन्हें किस तरह के प्रबंधन की आवश्यकता है या किस तरह की समस्याएं होती हैं? हाँ बिल्कुल, तो यहाँ भी वही नियम है अंजू जी कि जब जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, पशु के बच्चे का भी ऐसे ही ध्यान रखना है। अब उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो ये है कि जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, चाहे गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, भेड़ का है, तो उसको माँ का दूध जो है आप प्रॉपर पिलाइए। कभी कभी हमारे पशुपालक भाई ये देखते हैं कि भाई दूध तो गर्मियों में वैसे ही कम हो गया, हालांकि दूध कम नहीं होता है। अगर आप हरा चारा देते रहेंगे और मिनरल मिक्सचर देते रहेंगे तो गर्मियों में दूध भी आपका बढ़ा रहेगा पशु का। तो एक तो जो पशु को दूध पिलाना है उसमें कंजूसी नहीं करें, बिल्कुल भी पशु के बच्चे को पूरा दूध दें। दूसरी बात यह है कि पशु जो बच्चे हैं वो जैसे गर्मियों जाड़ों में हम कहते थे कि उनको ठंड लग गई, निमोनिया हो गया, तो यहाँ ऐसे छोटे बच्चों को भी लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को बाहर धूप में नहीं बांधें। 10 बजे के बाद गांव में क्या होता है, गांव में सिस्टम हमारा वही है, हमारा देश तो गांव का देश है, तो गांव में पशुपालन हमारा प्रमुख व्यवसाय है। तो गांव में जो है खेत के साथ काम करके किसान भाई, पशुपालक भाई क्या है, उसको उसके पेड़ से बांध देते हैं। तो आप ये देखें कि वो बच्चा जो है छोटा कटरा कटरी है वो धूप में नहीं बना रहा है। इवन बड़ा पशु भी धूप में नहीं बना रहना चाहिए। साथ ही साथ जब लू चलने लगेगी, थोड़े दिनों बाद लू चलेगी, उस समय इन बच्चों को विशेष रूप से बचाना है, लू से बचाना है। और इनको भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन बच्चों को साफ पानी दिन में कम से कम 2 या 3 बार पानी पिलाएं। जिनके पास ज़्यादा पशु हैं वो अपनी पशुशाला के अंदर ही पानी का कुंड बना के रखते हैं। वो पानी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इन छोटे बच्चों को पानी मिल जाए। ऐसा न हो कि मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि छोटे बड़े बच्चों को एक जगह कर देते हैं, तो जो बड़ा पशु होता है वो छोटे पशु को या छोटे बच्चे को पानी नहीं पीने देता है। तो आप ये व्यवस्थित करें। साथ ही साथ जो और छोटे बच्चे, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको बाल्टी से पानी पिलाएं, नज़दीक ले जाएं उसके पास जहाँ उसका बच्चा है उसके। और बच्चों को उनकी माँ के साथ सुबह शाम जरूर रखें। दूध निकालने के बाद तो हटा ही देते हैं, दूध निकालने से पहले कि ये पाया गया है, चाहे जाड़े हों चाहे गर्मियों में, जो लेट डाउन होता है, जो दूध का निकलने का जो एक मनोवैज्ञानिक जो हम वो कहते हैं, वो बच्चे के साथ ही आता है। तो बच्चे के साथ रखें, माँ के साथ रखें बच्चे को गर्मियों में।
पशुशाला जहाँ पर हम छोटे बच्चों को बांध रहे हैं वहाँ भी देखें कि वहाँ सीधा धूप नहीं जाए, वहाँ पर लू का अगर है तो आप कूलर, छोटे बच्चों को जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे आप कूलर की व्यवस्था करें। और जो संकर नस्ल की जो बछिया बछड़े हैं इनको क्योंकि इनकी माँ को भी जो है ज़्यादा गर्मी लगती है तो इन छोटे बच्चों को भी गर्मी लगती है, तो इनको भी आप पानी ज़्यादा पिलाएं। जो बच्चे दूध के बाद चारे पे आ गए हैं उनको हरा चारा गर्मियों में थोड़ा उसकी मात्रा बढ़ा दें, सूखा चारा कम दें, हरा चारा ज़्यादा रखें। और यहाँ क्योंकि विषय गर्मियों की बीमारियों का हो रहा है पशुओं का, मैं एक और बताना चाहूँगा अपने पशुपालक भाइयों को कि गर्मियों में गर्मी आने वाली हैं, गर्मियाँ शुरुआत होने रही है, कुछ प्रदेशों में अभी गर्मी नहीं आई, तो चारे की प्रबंधन अभी से करके रखिए। हरा चारा हम हमेशा कहते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन का पहला स्तंभ यही है कि पशु को हरा चारा साल भर मिलना चाहिए। जो पशुपालक इस बात का ध्यान रखते हैं कि हरा चारा पूरी वर्ष मिलता है, जी। उनका उत्पादन कम नहीं होता। डॉक्टर अजीत, तो मैं आपके पास आना चाहूँगी, इस गर्मी में जो छोटे बच्चे हैं जिनमें हम मेमने की बात कर लें या फिर गाय भैंस के जो बच्चे हैं, उनमें बीमारियाँ किस किस तरह की आ सकती हैं और किस किस तरह का इम्पैक्ट उन पर हो सकता है गर्मियों का? जैसा आपने पूछा कि नवजात बच्चों में कौन कौन सी बीमारी आ सकती है, और पशुपालन जब कर रहे हैं किसान भाई तो उसमें बड़ी हानि का भी कई बार सामना पड़ सकता है अगर हम इन सावधानियां नहीं बरतें। तो सबसे पाया गया है कि जब भी कोई नवजात बछड़ा या बछड़ी पैदा हुआ है तो एक भ्रांति है कि हम उसको खीस तब पिलाएंगे जब पशु जेर डाल देगा, लेकिन इसके साथ कोई तालमेल नहीं है। इसमें सबसे है कि नवजात बछड़ा बछड़ी को जन्म देने के 2 घंटे के अंदर खीस जरूर पिलाएं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर उस खीस के अंदर जो रोग रोधक क्षमता के जो एक प्रकार से तत्व हैं वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं नवजात पशुओं के अंदर, और वो उनको लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा इम्यूनिटी देंगे। तो ये एक प्रकार से सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि इससे अनेकों टाइप की बीमारी हो सकते हैं। उनमें एक प्रकार से दस्त की बीमारी होगी और भयंकर बीमारी भी पकड़ जाती हैं। तो ये एक सावधानी ज़रूर बरतें और इसको एक प्रकार से बहुत ही सख्त तरीके से अपनाएं कि हमें नवजात बछड़े को 2 घंटे में खीस पिलानी है। दूसरी बात, एक और बीमारी है जो नेवल जब कोड होता है, जो बछड़ा जब जन्मा है उसके द्वारा अगर सावधानी नहीं बरतें तब भी उसमें एक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, उसमें संक्रमण आ जाएगा और मृत्यु दर भी हो जाएगी। तो उसमें ज़रूरी है कि जैसे बछड़ा पैदा हुआ है तो उसका नेवल कोड को 2 इंच के दूर से काटे ब्लेड से, लेकिन डिटोल का इस्तेमाल करें, अन्यथा उससे एक प्रकार से संक्रमण हो सकता है। और उसके 2 इंच के ऊपर से काटने के बाद एक इसमें डिटोल में भिगोए हुए धागे से उसको अच्छी तरह बांध दें। तो ये सावधानी करने से उनके द्वारा नेवल कोड के अंदर से जो बीमारी उत्पन्न हो सकती है वो बचाई जा सकती है। तीसरी बात यह है कि क्योंकि नवजात बछड़ों के बछड़े की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनका जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी एक पार्ट बताया था दूध पिलाने का, तो वो अपने डेली दूध का उनको ज़रूर सेवन करवाएं अपने गाय या भैंस से, क्योंकि उससे भी उनकी इम्यूनिटी लगातार बनी रहेगी और एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। साथ में क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक प्रकार से उनके आवास में जब उनको लू लग जाती है तो लू लगने के बाद उनको कई प्रकार की बीमारी भी पकड़ लेती है और साथ में मृत्यु दर भी हो सकती है। तो क्यों नहीं हम नवजात जो बछड़े हैं बछड़ियाँ हैं उनके संबंध में ये सब बातें अपनाएं। और साथ में मैं ज़रूरी कहूँगा कि बछड़ियों के लिए डीवर्मिंग का 5 से 7 दिन में एक बार ज़रूर अपनाएं, ताकि उनके अंदर कोई कीड़े पनपे भी हैं तो वो एक प्रकार से मर सकें और वो अच्छे तंदुरुस्त रह सकें। जी जी डॉक्टर असीम जी, आप भी हमारे साथ हैं और जैसा हमने कहा कि जो नवजात शिशु हैं पशुओं के, उनको भी लेकर के भी उतनी ही प्रबंधन की आवश्यकता है, या फिर कहीं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर वही हमारा पशुधन बनते हैं। तो आप, क्योंकि आपका खुद का अपना फार्म है, आप 1,000 गाय हैं आपके पास, तो उनके जो शिशु हैं उनके लिए किस तरह का आप प्रबंधन करते हैं जिससे हमारे जो अन्य पशुपालक हैं वो भी सीख सकें? जी, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और डेयरी में मैंने इस चीज़ को विशेष देखा है कि अगर आप अपनी प्रोजेनी, जो ये बच्चे हैं नवजात शिशु इनकी बात कर रहे हैं, अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मर जाएंगे या इनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा।
और जब ऐसा होता है तो आपकी डेयरी लॉस में जाती है, पशुपालन उतना जो है बेनिफिशियल नहीं होता है। तो 2-3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं अपनी, जो हमारी जब कोई भी नवजात बच्चा पैदा होता है गायों का, तो एक तो उसको डिसेंट्री से बचाएं। अगर डिसेंट्री, लूज मोशंस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, अगर वो हो रहा है तो उस जगह को एक तो साफ रखें, और छाछ या इस तरह के जो आयुर्वेदिक पाउडर्स आते हैं या दवाइयाँ हैं एलोपैथी में भी, होम्योपैथी में भी, उनका यूज़ करिए। कोशिश ये करिए कि बच्चे को डिसेंट्री बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये बहुत मेजर कॉज होता है बच्चे की डेथ का, जिसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, बिल्कुल पानी जो है की कमी भी हो जाती है, सॉल्ट्स की भी कमी होती है। तो एक ये, दूसरा जो अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे वो कि जब भी आपका बच्चा ब्याता है, गाय ब्याती है और बच्चा होता है, तो आप इमीडिएटली कोशिश करें, हम तो 1 घंटे के अंदर उसको पिला देते हैं, और चाहे उसकी जेर गिरे ना गिरे, और जेर गिरने का भी कारण यही होता है ना गिरने का कि आपने की जो गाय है उसकी हेल्थ सही नहीं है, उसको कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ फिलहाल। तो अगर बच्चे को आपने खीस दे दी तो आपने अपने जो फर्स्ट स्टेप है वो कर लिया बहुत अच्छे से, और उसकी लाइफ तो पौष्टिकता से भरपूर बिल्कुल तो वो आप भरपेट जितना वो पी सकता है दें, और 3 बार दे दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 2 बार तो उसको जब भी मिल्किंग होती है वो ज़रूर दें। सफाई रखें, जिसकी वजह से अगर डिसेंट्री हो रही है, उसको जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, तो वो जगह साफ़ हो, और जैसे मैंने अभी आपसे बताया इसका बड़ा ध्यान रखना है। तीसरा, डिवर्मिंग, अगर आप नेचुरली करना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चा उस समय भी सॉलिड्स नहीं खा पाता है, तो ये करने के लिए अब आपको एक ही तरीका है कि आप उसकी जो भी दूध पर ही रहता है वो। जी, तो वो जो है उसको फिर जो डिवर्मर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो होम्योपैथी के हों, एलोपैथी के हों या आपके आयुर्वेद के हों, और अब ये मिलने लगी हैं दवाइयाँ। अच्छी बात ये है कि आपके पास एक चॉइस है, ठीक है, बहुत कॉस्टली नहीं है, तो आप अपनी जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है या जो आपको लगता है कि नहीं मैं ये पद्धति फॉलो करना चाहता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि कुछ जगह मैंने देखा है आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत कारगर हैं पशुओं में, कुछ जगह होम्योपैथी बहुत कारगर हैं, और कुछ जगह आप कुछ नहीं होता तो एलोपैथी पे आपको जाना ही पड़ता है। तो ये क्रम हम भी फॉलो करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा, गौपालक पशुपालन जो भी करते हैं वो इसको ध्यान रखेंगे तो उनको इसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल, तो देखिए हर स्तर पर आपको सावधानी बरतनी है। कई बार जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को लेकर हम इतनी सावधानी नहीं बरतते हैं, डॉक्टर जीत ने बताया, और असीम जी ने भी कहा कि हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि अपने आप ही ये बड़े हो ही जाएंगे, तब आपको उनसे लाभ चाहिए। लेकिन शुरुआत से ही जो हम जैसे अपने शिशुओं को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से पशुओं के नवजातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है। बहुत कम शब्दों में डॉक्टर पाठक, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ संदेश हमारे पशुपालकों को देना चाहेंगे आप? मैं तो अपने पशुपालक भाइयों को एक ही बात कहूँगा कि पशुपालन व्यवसाय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। ज़्यादा लाभ बनाने के लिए आवश्यक है कि आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें, अच्छी नस्ल रखें, स्वस्थ पशु रखें, और उनको जो चारा है वो बढ़िया दें, तो निश्चित रूप से पशुपालन से आपका हमेशा जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, यही हमारी भी मंशा है, और इसीलिए हम ऐसे कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं। विचार विमर्श में आज हमने इस विषय को शामिल किया है, क्योंकि हमारे देश में अब पशुपालन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे हमारे किसानों की आय भी सुनिश्चित हो रही है। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जिन बिंदुओं पर, जिन विशेष बातों पर हमने चर्चा की है, उन्हें आप ज़रूर जीवन में उतारेंगे, अपने पशु का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। बदलते हुए इस मौसम में गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसके अनुसार उनके खान पान, आवास और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आशा करते हैं आज का विचार विमर्श आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है, आप चाहते हैं किसी विषय पर हमें विचार विमर्श करें, या फिर आज के कार्यक्रम को लेकर कोई आपका फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। तो आप हमें ज़रूर ईमेल करें, आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं, जिन्हें हम आगे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, डॉक्टर जीत आपका भी, डॉक्टर पाठक आपका भी, और असीम जी आपका भी। आपने भी अपने अनुभव साझा किया। हम आशा करते हैं ज़रूर हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को इससे लाभ होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। विचार विमर्श के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर हम करेंगे विचार विमर्श। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।